हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं कविता नंबर 3 आरो भाग 2। और कविता का नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ये दो कविताएं हैं, बहुत ही छोटी छोटी कविताएं हैं और इनके कवि का नाम है कुंवर नारायण। और आज की जो ये वीडियो है हमारी महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए और HPSC सब्जेक्टिव जिसको भी देना है उन सभी के लिए आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। हमारी आज की कविता है आरो भाग 2 की एक पहली कविता आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है और एक गीत, उसमें भी दो पार्ट थे। और जो दूसरी है आलोक धनवा की पतंग कविता, ये मैं दोनों पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी नहीं पढ़ी है वो हमारी वीडियो देख ले। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिल रहा है और काफ़ी मनोबल मेरा बढ़ रहा है, बल्कि समय न होते हुए भी मन करा कि 5-7 दिन बचे हैं स्टेट वाले बच्चों के, तो जितना हो सके 2-4 वीडियो में डाल ही देती हूँ, जितना हो सकेगा, जितना समय बचेगा। और मैं हिंदी व्याकरण नहीं करवा पाई, अभी काफ़ी सिलेबस हमारा रह गया, समय के अभाव में रहा है। तो उसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, तो वो अब हमें समय शायद ही मिल पाई। तो मैं यही कहूँगी कि जितना आपने पढ़ लिया एक बार अपना उसे रिवाइज कर ले और टाइम बचता है तो आप आगे पढ़ना शुरू करें। तो कविता को शुरू करते हैं। कविता के जो कवि हैं वो कुंवर नारायण हैं और कविता जो है हमारे दो पार्ट में है, दो कविताएं हैं या कविता के बहाने। और ये कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों मतलब एक काव्य संग्रह है इनका, इन दिनों में संकलित है। और बात सीधी थी, ये जो कविता है ये है कोई दूसरा नहीं उस काव्य संग्रह में संकलित है। शुरू करते हैं अब हम कुंवर नारायण की कविता। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो PGT वाले स्टूडेंट है स्टेट में इस प्रकार के ऊपर ऊपर के प्रश्न थोड़ा पूछ लेते हैं, जो कि हमें यहीं से क्लियर हो जाते हैं अगर पूरी कविता भी नहीं पढ़ते हैं तो कुंवर नारायण के पहले जीवन परिचय पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट स्पीड से करेंगे, समय का अभाव है। कुंवर नारायण का जो जन्म था वो 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह हैं। ये जो मैंने बताए आपको, चक्रव्यूह, परवेश हम तुम, आम परवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसकी एक ट्रिक भी बना सकते हो कि हम एक ऐसे परिवेश में बैठे हैं, हम और तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है, इन दिनों अपने सामने कोई दूसरा नहीं है, अपने सामने कोई, हम परिवेश हम तुम, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। और चक्रव्यूह ये इनके काव्य संग्रह है, ध्यान रखना है। और जो हम कविता पढ़ेंगे अभी वो पहले ही कविता के बहाने, तो वो इस काव्य संग्रह में संकलित है, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह का नाम है। आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। और आत्मजयी जो है इनका एक प्रबंध काव्य है, आत्मजयी जो है एक प्रबंध काव्य है। और मेरे साक्षात्कार ये इनका सामान्य रूप से लिखित कोई रचना है। अब आपने देखा होगा कि जो प्रबंध काव्य है ये भी दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक महाकाव्य होता है और एक खंड काव्य होता है। प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य और प्रबंध काव्य भी इसी के, महाकाव्य और खंड काव्य भी प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। जो प्रथम पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये इनको मिले हैं। और इनकी जो मृत्यु है सन 2017 में दिल्ली में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 2017 में। और जन्म कब हुआ था, 19 सितंबर 1927 को। 27 और 17, 10 साल बची हैं, 90 साल के होकर इनकी मृत्यु हुई थी। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा,
जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो ये ऐसे पंक्तियां दे देते हैं, इनकी ये कुछ प्रमुख पंक्तियां होती हैं यहाँ पर जो सीधे तौर पर पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो ये कुंवर नारायण जी की पंक्तियां आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले, देखो गर्द से ढकी हर किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। मतलब गर्द से ढकी पुरानी किताब, यानी कि हम पुरानी कुछ बातों को उखाड़ेंगे, जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उनको कुछ उनके बारे में कुछ देखेंगे। पुरानी किताबें खोलने का मतलब यही है कि जिन परंपराओं को जिन हम दबा चुके हैं उनको उनके ऊपर चर्चा करने वाले कुंवर नारायण ने 1950 के आसपास अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली वो किस में मिली? कविता की विधा में ही इनको प्रमुखता प्राथमिकता मिली। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट कविता है ये आत्मजयी। ये सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि रचना किसकी है और ये किस श्रेणी में आती है। तो काव्य की किस श्रेणी में आती है? प्रबंध काव्य में। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब इनकी कविताओं में ना किसी प्रकार का उलझाव है, ना किसी प्रकार का अखबारी सतहीपन कि ऊपर ऊपर का लिख लिया, ठीक है, न वैचारिक धुंध है कोई। और इनमें क्या है? सीधा इनकी कविता में संयम दिखाई देता है, परिष्कार दिखाई देता है और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। तो इनकी विशेष गुण क्या है इनकी कविता का? भाषा की और विषय की विविधता। मतलब क्या है कि इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी काव्य रचनाएं की हैं। ये नहीं कि एक ही विषय पर। उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। मतलब यह है कि इनकी जो विषय वस्तु है, इनके काव्य की जो विषय वस्तु है वो यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ होता है जैसा समाज में देखा या जैसा अनुभूत किया वैसा ही लिख दिया, और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। ये सीधा फैसला नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। तो ये था इनके बारे में। और देख लेते हैं आगे भी है थोड़ा सा नहीं भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, मैंने तो सोचा और है ही नहीं। कुंवर जी पुरी, ये कवि के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं पढ़ा रही हूँ इसमें, बाकी याद करने का कुछ भी नहीं है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, और व्यक्तिक और सामाजिक उहापों का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने आता है। मतलब व्यक्तिकता, व्यक्तिक अनुभूतियाँ और सामाजिक स्तर पर जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खचोट, हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं थी ये सारी, ये इनकी काव्यगत विशेषताएं थी जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं ये सारी। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई। बात करते हैं यहाँ पर, इन कविताओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना है। अगर कविता के लाइन टू लाइन भी आप नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से कविता का मुख्य उद्देश्य हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पहली कविता है कविता के बहाने, जो कि इन दिनों संग्रह में से ली गई है, और आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। कह रहा कि आज के समय में जो कविता का वजूद है वो खतरे में है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। कह रहे कि आजकल जो मशीनी युग चलता आ रहा है, मशीनी युग आ गया है, इसके कारण हमारी कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार की चिंता जो है कवि जाहिर करता है। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है।
तो जो कविता अब हम पढ़ेंगे, कविता के बहाने, ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलती है कि कविता को बनाए रखने की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। देखो, कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चा है। देखो क्या क्या इस कविता में तीन ही बातों का वर्णन किया गया है कि कविता की जो यात्रा है यहाँ से शुरू होती है, एक चिड़िया से शुरू होती है और फूल को स्पर्श करती हुई बच्चे पर समाप्त होती है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। देखो, इसमें ये कहा है कि कविता का अस्तित्व खतरे में है। हम कविता की बचाने के लिए कौन कौन सी हमारे पास संभावनाएं हो सकती हैं, वो इस कविता में बताया गया है। तो एक फूल के माध्यम से बताया है और एक चिड़िया के माध्यम से बताया है। तो कह रहे हैं कि बच्चे, चिड़िया की जो उड़ान है वो भी, उसकी भी एक सीमा होती है, और फूल के खिलने का जो निश्चित समय होता है, फूल खिल जाता है और थोड़े दिन बाद वह मुरझा जाता है। लेकिन बच्चे के अपने असीम हैं, मतलब सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। कह रहा, जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से हमारी कविता भी खेलती है। लेकिन कविता किससे खेलती है? कविता शब्दों से खेलती है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। तो ये कौन कौन से उपकरण हैं जिससे कविता खेलती है? जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कह रहा कि रचनात्मक ऊर्जा जहाँ होगी, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर कविता लिखने की रचनात्मक ऊर्जा है, वहाँ पर जो बंधन है, चाहे वो जाति का बंधन हो, चाहे वो अतीत, वर्तमान, भूत, भविष्य, चाहे वो किसी भी चीज़ का बंधन हो, वो अपने आप टूट जाते हैं। वो जो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो, वो सारी सीमाएं तोड़ देती है। कविता ना किसी का घर देखती है, ना किसी की भाषा देखती है, और ना ही समय को देखती है। वो कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि की जो भावना, कवि अपनी भावनाओं के माध्यम से कहीं पर भी पहुँच सकता है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह में संकलित है। तो पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे इस तरीके के प्रश्नों पर ध्यान दे, ये प्रश्न उनके आ सकता है। और ये ऊपर बताया था मैंने, कविता के बहाने कौन से काव्य संग्रह में से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह में से ली गई है। और कविता की उड़ान को तीन माध्यम से बताया है इन्होंने, एक चिड़िया के बहाने, और फिर फूल के बहाने, और बच्चे के सपनों के बराबर चिड़िया को बताया है। इन तीन बातों की बात की चर्चा की है इसमें। दूसरी कविता है बात सीधी थी, ये कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह में है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। देखो, अब इस कविता को हम समझेंगे जैसे कि मैं बात सीधी थी, कवि कह रहा है कि बात तो सीधी थी लेकिन वो भाषा के चक्कर में फंस गई। ये मैं कविता पढ़ाऊंगी तभी आपको बताऊं, पहले इसे पूरा कर लेते हैं। या कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कह रहा है कि जैसे कोई पेच होता है ना, पेच को कसते हैं चूड़ी के अंदर, तो उसका भी एक निश्चित नियम ही होता है। निश्चित नियम के बाद अगर आप पेच को कसोगे तो पेच की चूड़ी मर जाएगी। वैसे ही हमारे पास भी अगर कोई भाव है तो उन भावों के लिए एक शब्द होते हैं, और उन शब्दों की अगर सीमा को हम लांघते हैं तो हमारे बात का जो वो असली जो बात कहना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाती है। उन सब के भी अपने विशेष, क्या कह रहे हैं, अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाती है। अब कवि कह रहा है कि हम जो बात कहना चाहते हैं ना, वो अपने उसके लिए हर हर बात के लिए हर एक शब्द होता है, तो उसी शब्द के साथ हमें वो बात
कह देनी चाहिए। उसमें ना तो हमें अतिरिक्त दबाव लगाना पड़ता है और ना ही अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है, और भाषा के साथ सहूलियत से बरतना भी हमें आ जाता है। कविता देखते हैं। कविता कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा चुकी, अभी तक समझा चुकी, वही कविता है। तो पहली कविता है कविता के बहाने। इन दिनों ध्यान रखना पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे, इस काव्य संग्रह में से ली गई है। तो देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कह रहा कि कविता एक उड़ान है। मैंने आपको बताया था कि कविता की उड़ान को 3 माध्यम से बताया है। पहला फूल के चिड़िया के माध्यम से, फिर फूल के माध्यम से, और फिर बच्चे पर समाप्त हो जाती है। चिड़िया से शुरू होती है, बच्चे पर समाप्त हो जाती है। तो कविता को एक उड़ान बताया है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कह रहे कि जिस तरीके से चिड़िया उड़ती है वैसे हमारी कविता भी उड़ती है, कविता की उड़ान होती है। लेकिन कविता की उड़ान के मायने चिड़िया को नहीं पता कि कविता की उड़ान कहाँ तक है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब करें कि चिड़िया जो है एक निश्चित सीमा तक ही उड़ पाती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया नहीं जान सकती। चिड़िया जो है, हम मानते हैं चिड़िया भी बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़ लेती है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ सीमा होती है। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, ना वो किसी का घर देखती है, ना घर से बाहर देखती है, यानी कि सर्वत्र जो है कविता की उड़ान होती है। तो चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। और अगला जो पैराग्राफ है इसी कविता का, कविता, अब ये तो चिड़िया के बहाने बताया कि कविता जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और चिड़िया की जो उड़ान है वो ससीम होती है, उसमें सीमा की मर्यादा होती है, वहीं तक ही उड़ पाती है। अब दूसरे पैराग्राफ में बताया कि कविता एक खिलना है फूलों के बाने, कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, फूल सर्वत्र अपनी खुशबू महकाते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपनी खुशबू महकाती है। और कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। लेकिन कवि कह रहा है कि कविता का खिलना फूल के खिलने में और कविता के खिलने में काफ़ी अंतर है। और कविता का खिलना, फूल का खिलना, फूल भला क्या जाने। फूल तो थोड़ी सी देर के बाद खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है अनंत समय तक बनी रहती है, यानी कि शाश्वत रहती है। कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कह रहे कि फूल जो है थोड़ी देर के बाद मुरझा जाता है, लेकिन फूल कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। ये मायने फूल अंदाजा, कविता के अंदाजा फूल नहीं लगा सकता। ठीक है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कह रहे कि एक बच्चा जान सकता है कि कविता की उड़ान क्या है। बच्चे के जो सपने होते हैं वो अनंत होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। और उसी प्रकार से जो कविता होती है वो भी बच्चों की तरह खेलती है। बच्चे अपने सपनों से खेलते हैं और कविता अपने शब्दों से खेलती है। कविता भी बाहर भीतर खेलती है, बच्चे भी बाहर भीतर खेलते हैं। बच्चे खेलते खेलते एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार जो कविता है वो भी, उसमें वो ना किसी का जाति देखती है, ना किसी का वातावरण, ना किसी का समाज देखती है। जड़ चेतन वर्तमान भूत भविष्य सभी से अलग हटकर रहती है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर बताई गई थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये रहा कि कविता जो है एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, वह सीमाओं के बंधन खुद ब खुद उसमें टूट जाते हैं। और ये पंक्तियाँ यहाँ थी कि शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। मतलब इन सभी उपकरणों के साथ कविता खेलती है। तो ये थी यहाँ पर 3 ही माध्यम से कविता की उड़ान बताई है। पहला आपको याद रखना है चिड़िया के माध्यम से, दूसरा फूल का स्पर्श करती हुई, और बच्चे पर चिड़िया की उड़ान खत्म हो जाती है। और फूल, बच्चे और कविता की जो स्थिति है वो एक जैसी है। ठीक है। बच्चे जब खेलते हैं किसी का भी भेदभाव, ऊपर नीच, तो सुख दुख सब मतलब भूलकर वो एक समान भाव से खेलते हैं। वैसा ही कुछ महत्व कविता का है। तो इसी की अगली कविता थी, बात सीधी थी पर।
कवि कह रहा है कि बात तो सीधी थी। कवि कह रहा है कि जब वो कविता करने लगा कवि, और कवि को कोई बात को भाव की अभिव्यक्ति देनी थी, अर्थात लिखित रूप देना था, तो बात तो सीधी थी। लेकिन क्या हुआ, बात सीधी थी, लेकिन पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है कि जब मैं लिखने लगा तो भाषा के चक्कर में थोड़ी सी दुरूह हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश कह रहा है कि कवि कह रहा है कि बात तो सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कवि कह रहा है कि जब मैं अपने विचारों को लिखित रूप दे रहा था, तो क्या कह रहा था कि एक बार मैं भाषा के चक्कर में फंस गया, और उसको लिखने के तरीके से उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कह रहा है कि जब वो बात मैं नहीं लिख पाया भाषा के चक्कर में, तो मैंने उन शब्दों को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर घुमाया, यानी कि जब वो वाक्य बनाने लगा, कभी शब्द को यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, फिर घुमाया फिराया। कह रहा कि इस तरीके से मैंने तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने, या कि जो बात कवि लिखना चाह रहे हैं वो बात लिखी जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी कि कवि को कोई समाधान मिल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कह रहा है कि मेरे मन में एक सरल भाव अभिव्यक्ति थी, मैं उन्हें अभिव्यक्ति देना चाहता था, लेकिन वो भाषा के चक्कर में फंसती ही जा रही थी, और वो बात जो है थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं उन्हें और घुमा फिराने की कोशिश कर रहा था, उसमें और चमत्कार उत्पन्न की कोशिश कर रहा था, ताकि जो पाठक वर्ग है ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हों। तो वो सोच रहा था कि मैं और ज़्यादा चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करूं, और इस चक्कर में उसकी बात उलझती ही चली गई, पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से बिना समझे मैं पेच को खोलने की बजाय उस बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखो इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कह रहा है कि जब मैं सरल शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा था, तो मैंने शब्दों को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा। लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने एक मिनट भी उस पर धैर्य से विचार नहीं किया, और मैं, जैसे कि कोई पेच होता है, उस पेच को उतना ही कसना चाहिए जितनी उसकी सीमा होती है। अगर सीमा से अधिक पेच को कसेंगे तो उसकी चूड़ी मर जाएगी। कवि ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि उस पेच की तरह मैंने भी उस बात को जबरदस्ती ठोक दिया। और क्या हुआ, क्योंकि मैंने जबरदस्ती से उस बात को इस तरीके से कहा, इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस बात को इस तरीके से घुमा फिरा कर कहूँगा, तो लोग तमाशबीनों की शाबाशी, मतलब मेरे काव्य को शाबाशी मिलेगी, प्रशंसा मिलेंगे, लोग मेरे काव्य की तारीफ करेंगे। इसलिए मैं भाषा के चक्कर में अपने काव्य को तरोड़ मरोड़ कर, और जबरदस्ती से जैसे पेच कील को ठोकते हैं, उसी प्रकार से मैंने अपने शब्दों को ठोक दिया। ठीक है, फिर क्या करा, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्यों कवि, ये देखो ये बात ध्यान से जानना, तमाशबीनों की शाबाशी, कवि ने भाषा को इसलिए इतना घुमाया फिराया। कहते हैं ना कि अगर हम सिंपल कोई बात कहेंगे, यार मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, फिर उसको घुमा फिरा के कहते हैं। और घुमा फिरा के कहते हैं क्योंकि उसे पता कहे वाह वाह भाई ताली बजेगी। जैसे कवि सम्मेलन देखते हो ना, वो घुमा फिरा के बातें कहते हैं, कि घुमा फिरा के बातें कहेंगे, ताली मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। बात तो वही होती है सिंपल, उसे तो शाबाशी मिलेगी। कुछ ऐसा ही कवि को दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ, देखो, फिर देखो, अब कोई बात आप कह देते हैं, घुमा फिरा के कोई बात कह दी, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चलता है यार मैंने तो वो बात गलत बोल दी, मुझे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो कवि सेम इसी भाषा, इस कविता में भी यही कहा गया है कि हम उस समय तो कविता करते वक्त भाषा को घुमा फिरा के, तरोड़ मरोड़ के उसे रख देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि हमें उसमें जो है हमारे दर्शकों की शाबाशियों की शाबाशी दिखाई देती है, तालियों की गूंज सुनाई देती है, कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे पर तालियों की गड़गड़ाहट होगी। लेकिन कवि कह रहा है कि हमें सीधी बात को सीधे तरीके से ही कहना चाहिए, सहज और सरल शब्दों में ही कहना चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कह रहा है कि कवि कह रहा है कि जब मैंने भाषा को तरोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती से उसे काव्य रूप दिया, तो क्या हुआ, वही बात हुई जिसका मुझे डर था। बात की
चूड़ी मर गई, मतलब बात का अर्थ का अनर्थ ही हो गया। जो कहना चाह रहा था वो बात रही ही नहीं और भाषा में वह बात बेकार घूमने लगी, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, मतलब जबरदस्ती से उस बात को वहीं पर उसी भाषा में कह दिया। तो फिर क्या हुआ, उस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। कह रहा कि वो फिर जब मैंने जबरदस्ती से वो काव्य रचना तो कर दी, बातों को घुमा फिरा कर मैंने रचना तो रच दी, लेकिन ऊपर से तो दिखने में वो कविता ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत थी। मतलब उस कविता के अंदर अगर उसके शब्दों का अर्थ निकाले तो वो खोखला नज़दीक नजर आ रहा था। न उसमें शब्दों में कोई कसाव था, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना था, और ना ही उनमें कोई ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कह रहा कि जब मेरे इस तरीके से जब मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा था, तो जो कविता के शब्द थे वो शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रहे थे। मतलब कभी तो कह रहे थे वो शब्द कि मुझे यहाँ टेक, कभी कह रहे थे मुझे यहाँ लगा, कभी कह रहे, और इस तरीके से कभी को क्या आ गया, पसीना आ गया। तो कभी कह रहे कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो कह रहा कि कविता मुझसे प्रश्न कर रही है कि, और पसीना पूछते हुए देखकर कविता मुझसे कहती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से यानी कि तरीके से बरतना नहीं सीखा? तो यहाँ पर कवि के कहने का भावार्थ ये है कि हमें अपनी बात को सीधे सहज और सरल शब्दों में कह देना चाहिए, क्योंकि सीधे और सहज सरल शब्दों में कहने से बात जल्दी स्पष्ट हो जाती है और उसका महत्व भी बना रहता है, और उसमें ना ही कोई हमें ज़्यादा जोर या दबाव डालना पड़ता है, ना ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है। तो ये आपको थे, ये मुहावरे, ये बिंब और मुहावरा है, तो इनको आपको मिलाना है। जैसे कि बात का बन जाना, तो ये क्या होगा, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य। कथ्य क्या होता है, मतलब जो कथन कवि कहना चाह रहा है, जिस भाषा में कहना चाह रहा है, तो कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होता है बात का बन जाना। तो आगे क्या है, बात की चूड़ी मर जाना। तो ये हमें मिलान करने हैं, बात का बन जाना मतलब कथ्य और भाषा एक मिलाकर दिखा रखा है। ऐसे ही आपको बात की चूड़ी मर जाना, बात की पकड़ में न आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, और बात के पेच खोलना मतलब बात का कसावट का न होना, और बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बच्चे की तरह खेलना मतलब बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात में कसावट का न होना, ये इससे मिला देंगे हम। और पेच की कील की तरह ठोक देना, पेच की मतलब बात को पकड़ में ना, बात का पेच की कील की तरह ठोक देना, उसका मतलब है बात को सहज और स्पष्ट करना, बात को सहज और स्पष्ट करना, ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिलाना है, कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप इसमें कुछ आपके सामने और देख लेते हो एक बार, कोई और प्रश्न है क्या? और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जो आपके आने लायक थे वो मैंने आपको बता दी हैं। ये आपकी हमारी कविता थी। दोस्तों, आपको कैसी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, काफ़ी जो PDF है मैंने वहाँ पर भी डाल रखी हैं। तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं।